हे माइलस्टर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं लेकर आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए सोल ब्राइड ऑफ डबल माफिया का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। शाम का वक्त हुआ था। अभी मिस्टर रेडी फाइनली पहुंच चुके थे अपने घर में, और जब भी वो देशमुख मेंशन के अंदर एंटर करते, सब लोग के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते और सब लोग बस अपना मुंह फुलाकर इसी बात से बैठ जाया करते थे कि आखिर क्यों ही आ गए ये शख्स, आखिर क्यों। वही जैसे अभी एडी के कदम अंदर की तरफ पड़े थे, संगीता जी न जाने क्यों इतनी हैरान पड़ गई थी। उन्हें तो उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी इतनी आसानी से बच चुका है, लेकिन उन्हें तो कुछ और ही बताया गया था। जैसे अभी उनके कदम अंदर की तरफ आते जा रहे थे, उनके हाथ धीरे धीरे कांपना शुरू कर दिए थे और वह तुरंत ही अभी किचन की तरफ जा पाती, तभी एडी उनको रोकते हुए कहते हैं, भाभी। संगीता जी के तो एकदम से अपने जान प्राण जो कि उनकी गर्दन तक आकर के अब अटक चुके थे, और वो अपनी जगह पर पूरी तरह से स्टैचू बन चुकी थी। उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई थी कि एडी को देखकर के वो टर्न हो सके। बस अपनी आंखें को बंद किए हुए वो यही सोच रही थी, हे भगवान, कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया। नहीं नहीं, इन्हें कैसे पता चल सकता है। तभी पीछे से मिस्टर एडी धीरे से कहते हैं, मैं इधर खड़ा हूँ, उधर देखकर किससे बात कर रही है? तुरंत ही संगीता जी उनकी तरफ मुड़ते हुए कहती हैं, हाँ हाँ हाँ, बताइए, क्या क्या हुआ? एडी जो अपने चेहरे को ना मिलाकर कहते हैं, नहीं कुछ नहीं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके माथे से पसीने गिर रहे, और इतनी तो गर्मी नहीं है आज, और हॉल का टेम्परेचर तो काफ़ी कूल है। ये सुनते ही संगीता जी अपने चेहरे पर बहुत ही मुश्किल से स्माइल लाते हुए कहती हैं, हाँ हाँ, तबीयत तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे, मैं कमरे में जाती हूँ रेस्ट करने। मिस्टर एडी के चेहरे पर अभी हल्की हल्की स्मॉक आ रही थी, जिससे देख करके संगीता जी की और बुरी हालत हो रही थी। और तभी पीछे से उनके पति देव जो धीरे से कहते हैं, तुम अपने कमरे में जाओ। और आपको हुआ था क्या कुछ? हमें अभी थोड़ी देर पहले खबर मिली कि आप हॉस्पिटल से आ रहे। ये सुनते ही एडी जो जैसे अभी उनकी तरफ झुक पाए थे, क्योंकि वो भी चेयर पर बैठे हुए थे, वो अपने चेहरे को ना मिलाकर कहते हैं, नहीं हमें तो बस अभी अभी पता चला, वरना हम तो हॉस्पिटल आते ही आपको देखने के लिए। सुबह अच्छे से पता है, अगर आपको पता चलता कि मैं हॉस्पिटल में हूँ तो आप मौका तो नहीं छोड़ते मुझसे मिलने का, लेकिन शायद भगवान को मंजूर नहीं था। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बेटर लक। और ये बोल करके वो अपने कमरे में जा चुके थे। सबकी चाल को जानते तो थे वो, लेकिन उसके बावजूद भी सबको बस मौका दिए जा रहे थे मिस्टर एडी कि कभी ना कभी तो ये लोग सुधर जाएंगे, वरना उन्हें खुद इन लोगों का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कमरे में जाते ही अब वो अपने काम में लग चुके थे। आज वैसे उनका बहुत लॉस हुआ था, और जिसकी वजह से ये लॉस हुआ था, फिलहाल मिस्टर एडी की नज़र उसी पर थी। सामने के कमरे में लगे सामने एक बड़े से स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा था कैमरे की रिकॉर्डिंग, जो कि अभी लाइव था। और अभी उनको नज़र आ रहा था कि रघुवंशी परिवार में आखिर हो क्या रहा है। हॉल एरिया में तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, बाकी ऊपर के फ्लोर पर भी सब कुछ ठीक ठाक ही था। सामने की तरफ देखने के बाद उन्हें कोई भी ऐसी वैसी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही थी, जिससे अब उनका ध्यान उनके काम पर लग चुका था, और वो अपने हाथ में लैपी लिए हुए अब उस पर काम करना शुरू कर चुके थे। यहाँ पर ना तो वो आकर के कुछ खाए थे ना कुछ पिए थे सुबह से, बस जैसे कि उनको इसी बात की चिंता सताई जा रही हो कि आज उनका कितना लॉस हो गया। सामने लगे इस स्क्रीन से वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से अभी वो रिमोट लेकर के उसे बंद कर पाते, लेकिन तब तक उन्हें नज़र आता है कि कोई अभी बालकनी में आ रहा है, सेकंड फ्लोर के बालकनी में। और ये कमरा तो उसी लड़की का है, क्योंकि अभी अभी जस्ट ये लड़की यानी कि वैष्णवी अपने बालकनी साइड एरिया में आई थी। हवा काफ़ी अच्छी चल रही थी, जिसकी वजह से वो शांति से अब थोड़ी देर अपनी बालकनी साइड में खड़ी थी। वैसे तो मिस्टर एडी का इरादा था कि वो इसे बंद ही कर दे, क्योंकि ना तो उन्हें स्क्रीन में चल रहे रिकॉर्डिंग से कोई लेना देना है, और ना ही इस लड़की से। फिर क्यों देख रहे थे वो उसे? सफ़ेद कुर्ती और नीचे सफ़ेद पैंट में ये लड़की, जो कि शांति से अपने बाल को खोल करके ठंडी ठंडी हवाओं को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी, उन्हें तब नजर आया था जब तक उन्होंने इस रिकॉर्डिंग को जूम नहीं किया था। उसके चेहरे को ध्यान से देखने के लिए वो जैसे अभी उसे जूम करना शुरू किए थे, इस लड़की की आंखें पूरी तरह से आंसुओं से भरी हुई थी, और उसके हाथ भी अब उसके आंसुओं को पोंछे जा रहे थे। मिस्टर एडी को समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या चल रहा है, और वो खुद से फ्रस्ट्रेट होते हुए कहते हैं, इसकी हॉबी है क्या रोना? जब भी फ्री टाइम होता है रोना शुरू कर देती है। खैर मुझे क्या। और ये बोल करके वो फिर से अभी अलेक्सा से कह करके अपने स्क्रीन को ऑफ करवा पाते, लेकिन फिर से उनकी नज़र जा कर के स्क्रीन पर टिक गई थी।
न जाने क्यों बार बार उनको ये सवाल खाया जा रहा था, रो क्यों रही है? अब तो अपने घर पर है, अपने प्यारे पापा के साथ। वहाँ तो सब इसे बहुत प्यार करते हैं। और देखो, आज ही ये महारानी जी अपने घर गई और आज ही मुझ पर हमला होना शुरू हो गया। कमाल की एक्टर हो तुम। बेवजह रोने का बहुत शौक है ना तुम्हें? बहुत जल्द अच्छी खासी वजह देने वालों में तुम्हें रोने की। और ये बोल करके वो गुस्से में अलेक्सा को ऑर्डर देते हुए अब स्क्रीन को बंद करवा दिए थे। बेचारी अलेक्सा की क्या गलती थी इसमें। लेकिन एडी की टोन सबके साथ जैसी रहती थी वैसे एलेक्सा और सीरी के साथ भी रहती थी। और एलेक्सा और सीरी भी कुछ ज़्यादा ही डांट सुना करती थी मिस्टर एडी से। आज अब इस टाइम के लिए ये कैमरे वाला काम तो बंद हो चुका था, लेकिन बाकी की चीज़ों पर अपना फोकस गड़ाए हुए रात भर मिस्टर एडी काम कर रहे थे और बीच बीच में अपने स्क्रीन को खोल करके चेक भी कर रहे थे कि कोई शुभम रघुवंशी या फिर नीतीश रघुवंशी से मिलने के लिए तो नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लगभग सुबह के अब 7:30 बजे मिस्टर एडी, जो कि आज अपने एक्सरसाइज को स्किप करने वाले थे क्योंकि जिस तरह से उनके बैक पर अभी भी टाका लगा हुआ था, वो इस हालत में एक्सरसाइज तो नहीं कर सकते थे। कपड़े पहनने में भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई थी। नहाते वक्त तो जैसे तैसे करके उन्होंने शावर ले लिया था, लेकिन अब वो ना तो अपने पीठ को अच्छे से सुखा पा रहे थे और ना ही कपड़े पहन पा रहे थे। लेकिन उन सारे दर्द को भी झेलते हुए अब मिस्टर एडी की ज़िद, क्योंकि वो तो अपने काम को किसी दिन स्किप कर नहीं सकते थे। रांच के साथ वो अपने ऑफिस के लिए निकल रहे थे। हाथों में अभी टैबलेट था और लगातार अभी उसी रिकॉर्डिंग्स पर उनकी नज़र गड़ी हुई थी जो कि अभी लाइव चल रहा था। तभी उन्हें नज़र आता है कि लगभग 6-7 आदमी जो कि अंदर की तरफ जा रहे हैं और ये काफ़ी नौजवान लग रहे थे। देखने में समझ में ही नहीं आ रहा था उनका चेहरा कि आखिर ये है कौन। टैबलेट में वो ज़्यादा इस रिकॉर्डिंग को जूम भी नहीं कर सकते थे। थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक में उन लोगों की गाड़ी रुकी थी। तभी जैसे वो रांच की तरफ टैबलेट को घुमाए थे, रांच भी स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहता है, आई थिंक ये शुभम के दोस्त हैं सर। जैसे एक का नाम अनिकेत, एक का नाम, लेकिन तभी उसको बीच में रोकते हुए मिस्टर एडी अपने हाथ में दोबारा से टैबलेट घुमाते हुए कहते हैं, मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस ये जानना है कि आखिर इसने मुझ पर गोली मारने की हिम्मत की तो की कैसे? किसी न किसी ने तो इसे इतनी हिम्मत दी होगी ना। बस उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ मैं। ये लगभग 6 से 7 आदमी जैसे ही अंदर की तरफ गए थे, वैष्णवी अभी अपने मंदिर में पूजा कर रही थी और अभी वो जैसे ही पूजा करके अपने कमरे की तरफ जा पाती तभी शुभम, जो कि उसका सौतेला भाई था, उसको रोकते हुए कहता है, वैष्णवी, हमारे दोस्त आए हैं, आकर के मिल लो। लेकिन वैष्णवी बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती थी उन लोगों के साथ। घर वालों के टॉर्चर को बर्दाश्त करना तो फिर भी चलो ठीक है, लेकिन इन लोगों को क्यों झेलती वो? लेकिन वो तुरंत ही अपना मुंह मोड़ते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगी थी। तभी कल्याणी जी उसको रोकते हुए कहती हैं, अरे सुनाई नहीं दिया बड़े भाई ने क्या कहा? जा करके मिलो ना। तभी वैष्णवी थोड़े गुस्से में कहती है, मुझे नहीं मिलना, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। और ये बोल करके जैसे अभी वो जा पाती तब तक कल्याणी उसका हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, बहुत ज़्यादा ज़बान नहीं चल रही तुम्हारी। वैष्णवी आवाज़ लगाते हुए कहती है, पापा। लेकिन यह आवाज़ कल्याणी हंसते हुए टाल दी थी और तभी उसके प्यारे प्यारे बालों को अपने हाथ में लेकर के अचानक ही उसे खींचते हुए कहती हैं, पापा की परी, तुम्हारे पापा घर पर नहीं है आज, इलेक्शन आने वाला है ना, वो तो अपने काम में बिजी हैं, तुम अपनी फिक्र करो। तभी शुभम, जो खड़े होकर के वैष्णवी को ज़बरदस्ती अपने पास ले आते हैं और बाकी के दोस्तों के साथ उसको मिलवाते हुए कहते हैं, मेरे दोस्तों को काफ़ी पसंद हो तुम, देखो सब अच्छे पैसे वाले हैं। और तभी वैष्णवी, जो कि अपने भाई के आगे की बातों को सुन नहीं सकती थी, वो तुरंत अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मैंने कहा ना, मुझे अपने कमरे में जाना है, बदतमीजी मत करिए। तभी शुभम, जो अभी उसको थप्पड़ मार पाते, लेकिन कल्याणी रोकते हुए कहती हैं, अरे अरे अरे, थप्पड़ क्यों मार रहे हो? बेचारी का शक्ल खराब हो जाएगा। एक तो तुम्हारे मजबूत हाथ है और इसके कोमल कोमल गाल, और अगर इसके गाल पर निशान पड़े तो इसका बाप आकर के मुझे सुनाएगा। बेहतर है कि। और तभी वो बाकी के लड़कों की तरफ देखकर कहती हैं, तुम लोग एक दिन के लिए ले जाओ इसे, वैसे भी अभी तो कुछ दिन के लिए रहने के लिए आई है यहाँ पर। जैसे ही वैष्णवी ने यह सुना था वो एकदम से अपनी जगह पर शांत पड़ गई थी और वो ज़्यादा देर तक ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो तुरंत ही अपने कमरे की तरफ जा पाती तभी शुभम कहते हैं, तैयार हो जाओ, 5 मिनट में तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे ये सब। और हाँ, अगर कोई होशियारी की ना तो अच्छा नहीं होगा। अभी साइड से
वो अपने कमरे की तरफ जा पाती हॉल एरिया से, लेकिन जाते जाते उसने कल्याणी का फ़ोन अपने हाथ में ले लिया था और तुरंत ही सबसे पहले तो कल्याणी के फ़ोन से अपने पापा को कॉल की थी। उसके पापा बिजी थे, लेकिन उसे इतना तो पता था कि उसके पापा भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो शायद इस वक्त किसी मीटिंग में हो सकते हैं, जिससे उसने होशियारी से मिस्टर एडी का नंबर मांगा था। जैसे ही मिस्टर एडी का नाम अभी नीतीश जी सुने थे, वो एकदम से अपने गुस्से को काबू करते हुए कहते हैं, तुम्हें उसका नंबर क्यों चाहिए बेटा? लेकिन उन्होंने वैष्णवी को इसका अंदाज़ा नहीं लगने दिया था। वैष्णवी घबराते हुए कहती है, प्लीज़ पापा, आप मुझसे प्यार करते हैं ना, तो मुझे अभी तुरंत के तुरंत उनका नंबर दीजिए, इसी पर सेंड करिए जल्दी। उन माननी पड़ती है नीतीश को, क्योंकि वो यहाँ पर कोई तमाशा नहीं करना चाहते थे। मजबूरी में वीडी का नंबर उन्हें सेंड कर दिए थे, और जैसे ही अभी वो आगे कुछ बोल पाते तब तक वैष्णवी ने फ़ोन रख दिया था। आइए, वैष्णवी जो अब अपने डैड से एडीजी का नंबर मांग चुकी थी और तुरंत ही उन्हें कॉल लगाती है। वहीं इस तरफ यहाँ मिस्टर एडी जो कि अभी अपने टैबलेट में देख रहे थे, तभी डैशबोर्ड पर पड़ा उनका फ़ोन लगातार रिंग होना शुरू कर दिया था। फ़ोन को जैसे उन्होंने देखा था, स्क्रीन पर यह नाम देखते ही उनका खून खौल उठा था और वह गुस्से में फ़ोन को रिसीव करते हुए अभी कुछ बोल पाते तब तक दूसरी तरफ से आवाज़ आना शुरू हो जाती है, और यह आवाज़ कल्याणी जी की तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। हेलो, आप सुन रहे हैं? हेलो, क्या मेरी बात एडी जी से हो रही है? मेरे पति। ये सुनते ही एडी जो अपने कान से फ़ोन हटा करके उसे दोबारा से देखे थे कि आखिर ये नंबर किसका है। कल्याणी, लेकिन वो कल्याणी मुझसे। हेलो, कौन? इस तरफ से जैसी एडी की आवाज़ सुनाई दी थी, वैष्णवी के दिल में अब थोड़ी सी राहत आती है और वो धीरे से कहती है, सुनिए, मेरी बात सुनिए। वो मेरे घर पर कुछ लोग आए हुए, मेरे भाई के दोस्त हैं। वो लोग मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं, क्या करूं? ये सुनते एडी जो गुस्से में कहते हैं, तो मैं क्या करूं? तभी ये सुनकर के वैष्णवी कहती है, क्या मतलब? वो लोग मुझे अपने साथ अपने घर ले जाना चाह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि? तभी एडी कहते हैं, क्यों, तुम्हारा बाप तुम्हारा भाई वहाँ पर नहीं है? और किसी और की हिम्मत कैसे हुई जो तुम्हें? तभी ये सुनकर के वैष्णवी कहती है, तो फिर आप आइए ना, मुझे नहीं जाना उन लोगों के साथ। देखिए, वो लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती करेंगे, मैं आपको बता दे रही हूँ। बाकी लेकिन अभी वो आगे कुछ बोल पाती तब तक उसे लगता है कि कल्याणी अब उसी के कमरे की तरफ आ रही है। अभी वो कुछ बोल पाती, लेकिन तब तक इधर से एडी बस उसे इतना ही कहे थे, तुम जाने के लिए रेडी हो जाओ। जैसे ही वैष्णवी ने यह सुना था, वो गुस्से में फ़ोन को एक साइड में फेंकते हुए कहती है, छी, कितने बुरे इंसान हैं आप। मुझे नहीं पता था कि पति भी मिलेंगे तो ऐसे। अब तक तो मैं आपकी इतनी इज्जत करती थी, पर अब आप मेरी नज़र में गिर चुके हैं मिस्टर एडी। और वो लगातार अब महादेव का नाम जपना शुरू कर दी थी। वही कल्याणी जी अंदर आते हुए कहती हैं, क्या हुआ बेटा, अभी तक तैयार नहीं हुई तुम? तभी वैष्णवी अपना चेहरा ना मिलाकर कहती है, मैं नहीं जाऊंगी, आप मेरे साथ ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हैं, और मैं किसी की पत्नी हूँ, आप मुझे कैसे? लेकिन तभी ज़ोर से कल्याणी उसका हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, बहुत ज़्यादा ज़ुबान चलने लगी है तुम्हारी। तुम्हें पता है ना, बगल वाली लड़की भी इसी तरह से अपनी माँ से बात की थी। क्या हुआ उसका? नदी में डूब करके मर गई वो। ये सुनते ही वैष्णवी एकदम से कांप गई थी। बात तो सही थी कल्याणी जी की। उसके आसपास सोसाइटी में से बहुत सारे न्यूज़ मिले थे। यहाँ पर लड़कियों की कीमत कुछ ऐसी होती थी कि अगर वो अपने लिए अपना ज़ुबान भी खोले तो उनके शरीर को काट करके अलग कर दिया जाता था। तो फिर यहाँ पर वैष्णवी की कहाँ ही चलने वाली थी। वो बस महादेव पर भरोसा करती थी और किसी पर नहीं। कभी कभी तो उसे अपने पापा पर भी भरोसा नहीं होता था। इस वक्त अगर उसके पापा यहाँ होते तो शायद ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन नहीं, उसके पापा को तो इस वक्त अपनी मीटिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। 10 मिनट के अंदर ज़बरदस्ती करते हुए अब वो सारे लड़के अपने साथ इस लड़की को लेकर जा रहे थे, वो भी उसी के अपने परिवार से। और यहाँ पर लड़कियों की इज्जत क्या सिर्फ इतनी ही थी? ये तो सिर्फ वैष्णवी थी जो कि अपने परिवार के खिलाफ जा सकती थी, वरना यहाँ के बाकी सोसाइटी की लड़कियाँ तो ये भी नहीं कर सकती थी। जो भी उनके परिवार वाले कहते उन्हें मानना पड़ता। पर वैष्णवी जो कि महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी और उसे किसी भी हालत में अपने आप को सेफ रखना था, मगर वैष्णवी ने हमेशा अपने माँ पापा के खिलाफ जाकर के अपने लिए आवाज़ उठाने की कोशिश की थी, और कई बार ये कोशिश कामयाब भी होती थी। कई बार उसकी आवाज़ कामयाब भी हो जाती थी, क्योंकि उसके पापा उसके साथ हुआ करते थे। उसके साथ थे भी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए वैष्णवी को दिखाने के लिए सही, कम से कम उसके पापा उसका साथ ज़रूर देते थे। अब 10 मिनट के अंदर ये लड़की बाकी लड़कों के साथ बाहर की तरफ आ चुकी थी। बड़ी सी गाड़ी यहाँ पर पहले से ही मौजूद थी। सारे लड़के बहुत एक्साइटेड थे। वैष्णवी को सच में
मिस्टर रेड्डी से ये उम्मीद नहीं थी और ना ही अपने महादेव से। वो किसी पर भरोसा करे ना करे, कम से कम महादेव पर तो करती थी, लेकिन उसके साथ इतना बुरा भी हो सकता है। हाँ, वैसे ये सब कुछ तो यहाँ के लिए नॉर्मल था, लेकिन वैष्णवी को लगता था कि उसके महादेव उसका साथ हमेशा देंगे। लेकिन आज उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। वो लगातार रोए जा रही थी और अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश में भी लगी हुई थी, लेकिन अब उसे लगता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और जब उसने पूरी तरह से अपनी हिम्मत तोड़ दी तो सारे लड़के भी उसके साथ अब ऑलमोस्ट ज़बरदस्ती करते हुए उसे गाड़ी के अंदर बिठाने वाले थे। बाकी के लड़के बैठ चुके थे, सिर्फ 2 लड़के अभी बाहर थे, जिसमें से एक तो शुभम ही था और दूसरा एक उसका दोस्त अनिकेत। शुभम भी अब सारे दोस्तों को बाय करते हुए यहाँ अंदर की तरफ जा चुका था और दरवाजे को अंदर से बंद करते हुए अब वो अपने मेंशन के अंदर अपनी माँ के साथ बढ़िया बैठ करके कॉफ़ी एंजॉय कर रहा था, इस बात की परवाह बिना किए कि उसकी बहन आखिर अब आने वाले वक्त में क्या झेलेगी। लेकिन उसे तो बस पैसों से मतलब था और बाकी के ये दोस्त जो हमेशा उसके गलत काम में उसका साथ देते थे उनसे। वैष्णवी के कदम अभी उस बड़ी सी गाड़ी के अंदर पड़ पाते तभी अचानक से उसका हाथ बहुत बुरी तरह से किसी ने खींचा था और वैष्णवी को इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी। ऐसा लगा था जैसे कि उसका हाथ ही टूट जाएगा। लेकिन इस खींचातानी में जो आदमी अभी तक वैष्णवी को पकड़ा हुआ था वो जाकर के धड़ाम से अब आधा गाड़ी के अंदर और आधा गाड़ी के बाहर गिर चुका था। और वैष्णवी को तो जैसे समझ ही नहीं आया था कि आखिर इतनी बुरी तरह से उसका हाथ किसने खींच दिया और उसके हाथ में ऐसा लग रहा था जैसे मोच ही आ गया हो। अभी वो कुछ समझ पाती और पीछे देख पाती तभी उसको बहुत ज़ोर से एक आवाज़ सुनाई देती है। उसके ठीक सामने से एक ट्रक बहुत ही स्पीड में आते हुए इन दोनों गाड़ियों को ले जाकर के एक बिल्डिंग की तरफ बुरी तरह से लड़ा चुकी थी, जिससे ये दोनों गाड़ियां तो ऐसी हालत में जा चुकी थी कि अब इस गाड़ी के अंदर कुछ बचा भी होगा। वो भी कुछ समझ पाती और तभी आगे की तरफ बढ़ पाती तब तक किसी ने बहुत बुरी तरह से उसे पीछे की तरफ खींच दिया था और काफ़ी बुरी तरह से उसके कमर पर हाथ रखते हुए उसे अपने सीने से लगा करके उसके कानों की तरफ झुकते हुए कहते हैं, एक्टिंग तो आती है तुम्हें, ऐसा प्रिटेंड करना कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। और ये बोलते हुए ये शख्स उसे छोड़ करके जाने लगे थे, लेकिन वाकई उसे नहीं पता था कि आखिर ये था कौन और कहाँ जा रहा है। लेकिन जैसे अभी वो पीछे की तरफ से उस आदमी को देख पाई थी, ये तो जाने पहचाने दानव जैसे लग रहे, कहीं उसके अपने पति तो नहीं। वो भाग करके उस आदमी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, कौन? लेकिन जैसे अभी उस आदमी ने अपना चेहरा मोड़ा था, बेचारी वैष्णवी तुरंत उनका हाथ छोड़ते हुए कहती है, ओह आप, एक बात बताइए, आपने हमारा हाथ इतने बुरे। लेकिन तभी मिस्टर एडी जो से घूरते हुए कहते हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा सिचुएशन क्या है, इतने सारे लोग मर चुके हैं तुम्हारी वजह से, थोड़ा तो दुखी होने की एक्टिंग करो, और एक्टिंग में तो तुम काफ़ी माहिर हो ना। तभी वो एकदम से अपने कमर पर हाथ रखते हुए कहती है, आउच, नहीं मुझे एक्टिंग तो नहीं आती, पर कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं तो कर लूँगी, लेकिन मुझे इन लोगों के लिए दुख नहीं हो रहा, क्या करूँ, रोना पड़ेगा। एडी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये लड़की क्या है, कभी बेफजूल में रोना शुरू कर दी थी और अभी इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है उसकी आंखों के सामने और उसे डर तक नहीं लग रहा, जैसे कि ऐसे एक्सीडेंट तो वो रोज़ करवाती रहती है। लेकिन एडी जो तुरंत ही अब यहाँ से निकल चुके थे गाड़ी लेकर के, जो कि गाड़ी अभी रांच ही ड्राइव कर रहा था और अपने चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल लिए कहता है, मैम बीरा बहुत क्यूट। लेकिन तभी जैसे ही उसे नज़र आया था एडी का चेहरा, वो तुरंत ही अब सामने की तरफ देखना शुरू कर दिया था। तभी एडी उसको रोकते हुए कहते हैं, गाड़ी रोको, जब तक वो लड़की अंदर नहीं चली जाती उसे ऐसे छोड़ करके नहीं जाना चाहिए हमें। रांश अपने चेहरे को धीरे धीरे हाँ मिला करके स्माइल करते हुए कहता है, हाँ सर, अब आपकी वाइफ है, आपको टेंशन तो होगी ना। ये बोलते हुए अभी तक तो वो विंडो की तरफ देख रहा था, लेकिन तभी मिस्टर एडी का हाथ उसके कंधे पर गया था और वो 2 बार टैप करते हुए कहते हैं, इधर देखना। रांश अपने चेहरे को ना मिलाकर कहता है, नहीं नहीं सर, मैम को देखना पड़ेगा ना, वो कुछ होना नहीं चाहिए उन्हें, देखते हैं आखिर होता क्या है। लेकिन जो भी उसने बोला था उसके बाद वो एडी की आंखों में देख पाए, इतनी हिम्मत नहीं थी उसमें और वो भगवान से प्रे कर रहा था कि भगवान ही उसे बचाए। तभी मिस्टर एडी जो अपनी टैबलेट की तरफ देखने लगे थे, जहाँ पर अभी पैनिक करते हुए शुभम आकर के खड़े हो गए थे और हैरानी से अपने सारे दोस्तों को इस तरह से देख करके उनका तो दिल दहल गया था। वहीं यहाँ पर उनकी बीवी जी तो अच्छी खासी एक्टिंग कर रही थी। पता नहीं मुझे समझ में नहीं आया क्या हो गया, एक बड़ा सा ट्रक आया और सबको मार कर चला गया, मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। तभी अंदर से कल्याणी जी भी बाहर की तरफ आते हुए कहती हैं, ये आवाज़ कैसी थी और हुआ, हे भगवान, ये सामने वाली बिल्डिंग टूट गई।
ये हुआ क्या? तभी एकदम से शुभम अपने सर अपने हाथ से पकड़ते हुए कहता है, ये किसका काम हो सकता है? इसमें तो बहुत स्ट्रांग लोगों के बच्चे थे। ये किसने मारा इन्हें? तभी वैष्णवी जो अपने मन में कहती है, मेरे पति देव ने। और वो मन में ही जैसे अपने पति के कितनी गुणगान गा रहे हो। उफ पति देव, अब प्यार आ रहा है आप पर। वाकई मानना पड़ेगा, दानव तो आप हैं। ऐसे कौन मारता है इतनी बुरी तरह से? ऐसा लग रहा है सबकी शरीर ही पिचक गई होगी। और ये बोलते हुए वो उसी तरफ झांक रही थी। जैसे अभी कल्याणी उसकी तरफ मुड़ी थी, वो फिर से अपने एक्टिंग जोन में आते हुए कहती है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कौन था। तभी कल्याणी कहती है, तुम कैसे बच गई? तुम्हें भी चले जाना चाहिए था उसी गाड़ी में। हाँ, और था कौन? किसने लाया ट्रक? हाँ, ये सुनते ही वो अपने चेहरे को नाम मिलाकर कहती है, ट्रक आया था क्या? तभी शुभम कहते हैं, हाँ, सामने दिखाई नहीं दे रहा है? ट्रक के टायर का निशान है। और तुम क्या हमें बेवकूफ़ समझती हो? तभी वैष्णवी धीरे से अपने चेहरे को हाँ मिलाकर कहती है, नहीं। लेकिन शुभम उसके इस इशारे को समझ नहीं पाया था। एक तरफ चेहरे को हाँ मिला रही थी और मुंह से बोल रही थी नहीं, मतलब बेवकूफ़ समझती है हमें। तभी उसका हाथ जोर से पकड़ते हुए उसे खींच करके अंदर की तरफ ले जाया जा रहा था। लेकिन एडी को ये कुछ समझ में नहीं आया था। इसके परिवार वाले इसी के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं, ये क्या चल रहा है? अब उनका दिमाग जो हल्का हल्का ट्रिगर कर रहा था कि आखिर इस लड़की के बारे में क्या वो वाकई सब कुछ तो जानते हैं ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी इस घर की विक्टिम बनी फिर रही है और इसका अपना ही परिवार इसके साथ। खैर कोई बात नहीं, अब उनके दिमाग में ये बात चढ़ गई है तो पता भी वो लगा ही लेंगे। रांच को अब जाकर के उन्होंने गाड़ी को चलाने के लिए बोल दिया था। वहीं दूसरी तरफ वेदांत तो अपने टाइम से आ चुके थे ऑफिस में, लेकिन वो देखते हैं कि यहाँ तो इशिता मैडम भी आई हुई हैं। बेचारा कल रात भर अपने घर नहीं जा पाया था क्योंकि मिस्टर रेड्डी के सारे काम को उन्हें तो हैंडल करना था और सुबह भी वो तुरंत ही अपने ऑफिस पहुँचता है बिना घर पहुँचे हुए। लेकिन जैसे अभी वो ऑफिस के मेन कॉन्फ्रेंस रूम में जा पाता तभी उसके कदमों में एक आदमी आकर के गिर गया था और रोते हुए कहता है, मैडम छोड़ दो प्लीज़, आइंदा से नहीं। लेकिन जैसे ही अभी वेदांत अंदर गए थे वो आदमी तुरंत ही वेदांत का पैर पकड़ते हुए कहता है, सर 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 बचा लो सर, आइंदा से कभी नहीं आऊँगा इधर। तभी इशिता उसके पीठ पर जोर से अपने हील से मारते हुए कहती है, आइंदा से तुम बचाओगे तब ना आओगे, और इस आदमी से क्या भीख मांग रहे हो? ये आदमी तो खुद अभी जान की भीख मांगेगा मुझसे। वेदांत की इतनी बेइज्जती। तभी उस आदमी का कॉलर पकड़ करके मिस्टर वेदांत उसे बाहर की तरफ फेंकते हुए कहते हैं, हट निकल इधर से। एक मिनट, ये तो कॉन्ट्रैक्टर था ना, और ये यहाँ पर क्या करने आया था? तब इशिता कहती है, मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने आया था। औकात दिखानी पड़ेगी इसे, मुझे ये आदमी जिंदा नहीं चाहिए। रुको मैं ऋत्विक से बात करती हूँ। लेकिन तभी वेदांत उसके हाथ से फ़ोन लेते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसे काम को मिस्टर रेड्डी को ही हैंडल करने दो। वो जितनी बुरी तरीके से इसे मारेगा मुझे नहीं लगता कि कोई और मार सकता है। लेकिन फ़िलहाल इसने मेरी बीवी के साथ बदतमीज़ी की है, ऐसे तो मैं खुद देखूंगा। रुको मैं वत्सल को बोल देता हूँ। तभी इशिता उसके हाथ के फ़ोन को छीनते हुए कहती है, वत्सल को तो तुम बाद में कॉल करना, पहले तुम मेरी बात सुनो। और ये बोल करके वो ज़ोर से उनके कॉलर को पकड़ करके उन्हें चेयर पर बिठाते हुए कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम तक पहुँचने की? देखो वेदांत, ये हमारे बीच का मामला है, मैं नहीं चाहती इसमें मेरी माँ पड़े। ये सुनते वेदांत जो थोड़ा कन्फ्यूजन में कहते हैं, वेट क्या मतलब है तुम्हारा? तब इशिता ज़ोर से हैंडरेस्ट पर अपना हाथ मारते हुए कहती है, मुझे बेवकूफ़ मत समझो, मुझे अच्छे से पता है कि तुमने मेरी माँ को वहाँ पर क्यों बुलाया है। यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ, और साथ रहने के चक्कर में तुम मेरी माँ को इस्तेमाल करने वाले हो। वेदांत एकदम से अब उस पर थोड़ा थोड़ा गुस्सा होना शुरू कर दिया था, लेकिन अपने गुस्से को अपने चेहरे पर नहीं लाने देता। वो अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल करते हुए कहते हैं, इशो बच्चे तुम सोच समझ कर बोलो ना, ये क्या क्या बोल क्या रही हो? तब इशिता अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, नहीं मेरे सामने एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें मैं तुमसे ज़्यादा माहिर हूँ। और मेरे सामने ना ज़्यादा भोले बनने की भी नाटक मत करो, तुम समझ चुकी हो तुम्हें। और तुम्हारे बारे में भी सब लोग मिस्टर सूर्यवंशी नाम से इतना कांपते क्यों थे अब मुझे समझ में आया। वो सूर्या जो करते थे ना वो तुम ही हो। तभी वेदांत जो खड़े होते हुए कहते हैं, ये बात तो मैंने तुम्हें भी बता रखी है, इसमें नई बात क्या है? और अगर मेरे बारे में कुछ नया ही जानना था तो ये जानो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, एंड दैट्स इट। मुझे तुम्हारे साथ रहना है और उसके लिए मुझे तुम्हारी माँ को ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं है।
तब इशिता उनकी कॉलर पर हाथ रखते हुए कहती है, मिस्टर वेदांत सूर्यवंशी, भूल रहे हो कि इशिता कुसुम देशमुख के साथ ज़बरदस्ती महंगी पड़ती है। मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर चुकी हूँ। अगर दोबारा से मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ रखने के बारे में सोचा भी ना। तभी वेदांत एकदम से खड़े होते हुए कहते हैं, एडी की वजह से कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझो कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। ये सुनते ही इशिता जो थोड़ा हैरानी से कहती हैं, क्या मतलब? क्या क्या समझ रखा है मुझे? और एडी सर कहाँ से आ गए बीच में? तभी वेदांत उसके कमर को जोर से अपनी तरफ ग्रैब करते हुए कहते हैं, मिस्टर एडी की वजह से बची हुई हो तुम, वरना कब का तुम्हें किडनैप करके तुमसे शादी करने वाला था। वो तो उसने कहा कि कुछ ऐसा प्लान करो जिससे उसे तकलीफ़ ना हो। तुम्हें तकलीफ़ में देखा नहीं जाता ना महाशय को। बहन जो हैं आप उनकी, वो होगा फेमिनिस्ट, मैं नहीं हूँ। प्यार करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि तुमसे शादी भी करके तुम्हें अपने साथ रखने वाला हूँ। और हाँ, ये जो तुम्हारे अंदर अपने दिमाग में भर रखा है ना कि अकेले सब कुछ हैंडल कर लोगी, नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें कुछ भी हैंडल। कितने बार समझाओ तुम्हें? और ये बोलते हुए अब वो दोनों हाथ उसकी कमर पर रख करके ज़ोर से उसे और ज़्यादा अपने करीब खींचते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की है, सिर्फ तुम्हें अपने साथ रखने की बात कर रहा हूँ। और कब तक ज़िंदगी भर अकेले रहना है तुम्हें? ये मत समझना कि मैं तुम्हें बहुत स्ट्रांग समझता हूँ। ये जो दिखावा करती हूँ ना दूसरों के सामने करना, देखना हो किस तरह से तुम्हारे हाथ पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, कांपना शुरू कर देती हो जब वो अनिरुद्ध देशमुख तुम्हारे सामने आता है। तो उस आदमी को भी मैंने जिंदा सिर्फ इस वजह से रखा है क्योंकि मैं उसे तुम्हारे हाथों मरवाना चाहता हूँ। इशिता, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगर मुझे गुस्सा आया ना बच्चे तो तुम्हारे लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा और तुम्हारे सो कॉल्ड बाप के लिए भी। इशिता पहली बार वेदांत का ये रूप देखी थी और वो अब थोड़ा थोड़ा शांत पड़ने लगी थी और इवन इस गुस्से से तो वो थोड़ा डरना भी शुरू कर दी थी। 2 कदम पीछे होते हुए कहती है, तुम आइंदा से मुझसे कोई बात नहीं करोगे। हम कभी नहीं मिलने वाले और मैं तुम्हारे साथ। लेकिन तभी वेदांत जो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, लिसन इशू, आई नो कि तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता हूँ और शायद मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट भी नहीं हूँ, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। देखो, मैं तुम्हारी वजह से गुस्सा भी नहीं करूँगा, कभी तुमसे हार्श होकर के बात भी नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। तुम अगर थप्पड़ भी मारोगी ना तब भी सह लूँगा। तुम ट्राई कर लो। लेकिन इशिता के हाथ को पकड़ करके अभी वो जैसे ही अपने गाल पर ले जा पाते, इशिता खुद ही अपने हाथ को पीछे करते हुए कहती है, नहीं, मुझे नहीं मारना है तुम्हें और मुझे कुछ भी नहीं कहना, अभी मुझे अपने कैबिन में जाना है बस। और ये बोल करके वो तुरंत यहाँ से हड़बड़ाते हुए निकल गई थी। और वेदांत की इस हालत को देख करके उसे भी थोड़ा अजीब लग रहा था। वो तुरंत ही अपने सामने रखे बॉटल के पानी को पूरी तरह से पीते हुए कहती है, अब कैसे भी हैंडल करना पड़ेगा। कौन है ये शख्स? अब तक तो मेरे सामने बहुत पुकी बना फिरता था, अचानक से इतना सारा गुस्सा कहाँ से आ गया इस आदमी के अंदर। ओह गॉड। तभी पीछे से दरवाज़ा फिर से खुला था और तभी इशिता जो कि गुस्से में कहती है, वेदांत प्लीज़ मुझे थोड़ा वक्त दो, मुझे सोचने। लेकिन ये वेदांत नहीं, मिस्टर एडी थे। और जैसे मिस्टर एडी को इशिता ने देखा तब उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, सर आप। लेकिन मिस्टर एडी उसके कंधे पर धीरे से अपना हाथ टैप करते हुए कहते हैं, इट्स ओके। कुछ किया उसने? वो इशिता के चेहरे के इस शिकन को देख करके समझ गए थे। इशिता अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहती है, नहीं, कुछ भी नहीं, वो शायद मैं ही थोड़ा ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही थी, गलती मेरी है। शादी करके ऐसे डिवोर्स लेना, वो भी ये बात जानने के बावजूद भी कि वो शख्स मुझसे कितना प्यार करता है, तो मेरी गलती है ना। मैं लेकिन तभी मिस्टर एडी उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, बहन माना है तुम्हें। अगर उस आदमी ने कोई भी हरकत ऐसी की जिससे तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हुआ था तो मुझे बताओगे, समझी? इशिता जो एडी की तरफ देख करके अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है, हर कोई आपकी तरह क्यों नहीं होता है? मिस्टर एडी तुरंत ही उसका हाथ छोड़ते हुए कहते हैं, मेरी तरह अगर वेदांत बन गया ना, एक दिन भी झेल नहीं पाओगे उसे। खैर, अपने कैबिन में रेस्ट करो तुम, उस वेदांत को तो मैं देखता हूँ। तभी इशिता जाते हुए मिस्टर एडी की तरफ देखकर कहती है, वाकई आपकी वाइफ जो भी होगी बहुत लकी होगी, मिलना है मुझे उससे। लेकिन इशिता को कहाँ पता था कि मिस्टर एडी अपनी वाइफ के साथ कैसे रहते हैं। वो बात अलग थी कि ये बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट है, लड़कियों को लेकर के अगर कोई कुछ भी करे तो उस आदमी की तो मौत ही होनी थी। लेकिन अपनी बीवी के साथ वो कभी नॉर्मल तरीके से नहीं रह सकते थे।
हम अगर एडी और वैष्णवी की तो सिचुएशन ही अलग थी। वैसे तो मिस्टर एडी चाहते नहीं थे कि वो कभी किसी से शादी करे, क्योंकि उनके अंदर कोई इमोशन या फीलिंग्स बची नहीं थी। जितनी थी उनके अपने परिवार और उनके हालातों ने ख़त्म कर दिया था। लेकिन उनका परिवार जो अपने दुश्मन परिवार से बदला लेना चाहता था और उसमें वो एडी को इन्वॉल्व करना चाहते थे। ये सुभाष की ही प्लानिंग थी। सबसे पहले वो एडी के हाथों पूरे रघुवंशी परिवार वालों को मरवाने वाले थे, और उसके बाद इस लड़की जो कि वैष्णवी नाम की थी, वो वाकई ही उनके पूरे सोसाइटी या यूं कह लें कि उनके पूरे सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की कही जा सकती थी, और उसकी काफ़ी अच्छी डीलिंग हो सकती थी। आने वाले वक्त में वो उस लड़की की बुरी तरह से ट्रैफिकिंग कराते। लेकिन अब उन्हें कहाँ पता था कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए तो उन्हें सिर्फ इतना पता था कि एडी जो कि जिया और वैष्णवी दोनों से बहुत नफरत करते हैं, और इसी बात की वजह से तो कल्याणी ने भी इस लड़की की शादी, जो कि उनकी सौतेली बेटी थी और उनके लिए हमेशा उनकी आंखों की कांटा बन करके घूमती थी, उसकी शादी मिस्टर एडी जैसे खूनखार इंसान से करवाई थी। आइए जानते हैं आने वाले वक्त में क्या होने वाला है मिस्टर एडी और इस लड़की के रिश्ते में। और सुनते रहिए प्यारी सी कहानी सोल ब्राइड ऑफ डबल माफिया, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।